हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बालको? कैसे चल रही है तैयारी? एसवीएम ऑनलाइन क्लासेस भाद्राजोन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, बहुत अच्छे से चल रही है। अच्छे से पढ़ रहे होंगे सब। नाइन्थ क्लास। सब्जेक्ट साइंस। और चैप्टर नंबर चल रहा है अपना 15। 15वां जो चैप्टर है उसका पार्ट ये 8वां होगा। 7 पार्ट हमने इसके बना लिए। नाइन्थ क्लास की साइंस का 15वें चैप्टर का ये 8वां पार्ट हम बनाएंगे। 7 पार्ट हमने रीड कर लिए हैं। 7वें पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा था, आपको कुछ याद है तो उसको रिवाइज कीजिए, ताकि उसके आगे से 8वां शुरू करें। ये देखिए, हमने 7वें पार्ट्स के अंदर ये लिख रखा ना, 7वां पार्ट, उसमें आपने ये पढ़ा था नदी जल उठाव प्रणाली, हमारा मेन टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो मैंने लिखी थी, जैसे कि मिश्रित फसल, अंतरा फसलीकरण, फसल चक्र, खरपतवार, ऐसी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। और कुछ खरपतवारों के नाम जैसे गोखरू, मोथ, गाजर घास आदि, इन्हें हमने डिटेल से पढ़ा था। तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ा था, इसके आगे से हम शुरू करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। जो चैप्टर नंबर 15 है उसका जो 8वां पार्ट उसमें क्या है, इसको यहीं से आगे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं यहाँ से। लास्ट में ये पढ़कर छोड़ा था हमने कि ये जो कुछ खरपतवार हैं, ये भोजन, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए फसलों को अच्छी करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवारों को खेत से निकाल देना चाहिए। खरपतवार को निकाल कर फेंक देना चाहिए। यहाँ पर देखो लिख रखा है अपना 7वां पार्ट, यहाँ पर क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। 8वां पार्ट यहीं से शुरू करते हैं, तो ध्यान देंगे 8वें पार्ट पर। प्राय कीट पीड़क 3 प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। कीट पीड़क, जो कीट होते हैं, पीड़क भी कई प्रकार के होते हैं। बड़े पीड़क होते हैं, छोटे पीड़क, जैसे कि नीलगाय है, हरिण है, सूअर है, ये बड़े पीड़क होते हैं। छोटे पीड़क होते हैं चूहा वगैरह वैसे। और ऐसे ही कुछ कीट पीड़क होते हैं, सूक्ष्म कीट होते हैं, वो उड़ने वाले छोटे छोटे, या रैंक कर चलने वाले भी हो सकते हैं। ये कुछ कीट पीड़क है, वो 3 प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। पहला, ये मूल, तने तथा पत्तियों को काट देते हैं। जड़, तना और पत्तियों को काट देते हैं, उनको कुतर देते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। दूसरा, ये पौधों के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूस लेते हैं। पौधे के विभिन्न भागों से, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, या तो उनको काट देंगे, या उनका जो रस है कोशिकाओं का, उसको चूस लेते। तो ये जड़, तने, पत्तियों को काट सकते हैं, या पौधों से जो कोशिकाओं के अंदर का जो मेन रस है उसको चूस लेते हैं। तीसरा, ये तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं, छेद कर देते हैं। तने में और फलों में छेद कर देते हैं, उसको कुटर कुटर करके काट देते हैं, उसमें छेद हो जाता है। इस प्रकार ये फसल को खराब कर देते हैं। तो फसल तो खराब हो जाती है और फसल उत्पादन कम हो जाता है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, सामान्य सी बात है। फसल का उत्पादन तो कम होगा, जितनी फसल होनी चाहिए उतने नहीं होगा, कम होगा। क्योंकि एक पेड़ का तना कट गया, उसकी कुछ फलियां कट गई, उसके कुछ फल खराब हो गए, तो उतने बीज कम होंगे। और बीज जितने कम बनेंगे, फसल का उत्पादन उतना ही क्या होगा, कम होगा। पौधों में रोग बैक्टीरिया यानी जीवाणु, कवक तथा वायरस यानी विषाणु जैसे रोग कारकों द्वारा होता है। पौधों में रोग किस किस के कारण होता है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पौधों में रोग होने के देखो कारण बताए गए हैं बच्चों। बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, कवक के कारण और वायरस के कारण जैसे रोग कारकों द्वारा होता है। ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं। बैक्टीरिया है, फंजाई जिसको कवक कहते हैं, वायरस आदि कहाँ रहते हैं, मिट्टी में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और हवा में भी उपस्थित रहते हैं।
और इन माध्यमों द्वारा ही पौधों में फैलते हैं। हवा के द्वारा है, मिट्टी के द्वारा है या जल के द्वारा है। ये जो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई जो कवक हैं, जीवाणु, विषाणु और कवक, ये पेड़ पौधों में आ जाते हैं और पेड़ पौधों में रोग फैलाते हैं। किस किस की वजह से रोग फैल सकते हैं? मिट्टी से, पानी से और हवा की वजह से ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ में ट्रांसफ़र हो सकते हैं और फिर पौधों को संक्रमित करते हैं और उनमें रोग फैलाते हैं, जिससे उनका फसल खराब हो जाती है और फसल का उत्पादन भी कम हो जाता है। खरपतवार कीट तथा रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। आप खरपतवार पर, आप कीटों पर या पौधों में होने वाले जो रोग हैं उन पर नियंत्रण कई विधियों से कर सकते हो। उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और यदि हमें कंट्रोल करना है तो उन्हें कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ऐसी ही चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि पीड़कनाशी रसायन का उपयोग है। पीड़कनाशी, पेस्टिसाइड केमिकल्स का यूज करना। पीड़कनाशी रसायन यानी ऐसे रसायनों का उपयोग करो जिससे पीड़क नष्ट हो जाएं, उन्हें पीड़कनाशी कहते हैं। जिस रसायन की सहायता से पीड़क मर जाते हैं, पीड़कों का नाश हो जाता है, उसे पीड़कनाशी कहते हैं। स्प्रे कर कर, जिसमें जहर टाइप होता है कुछ केमिकल, वो डालने से पीड़क क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसके अंतर्गत शाकनाशी, शाकनाशी का मतलब छोटे छोटे पादप गंदे जो गई कली के मतलब फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनके लिए शाकनाशी। कीटनाशी, कीटों को नष्ट करने वाले। कवकनाशी, कवकों को नष्ट करने वाले आते हैं। तो कई प्रकार के क्या होते हैं इसमें? नाशक होते हैं, जैसे कि शाकनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी। इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़कते हैं अथवा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं। हम पहले भी छिड़क सकते हैं ताकि ये हो ही नहीं, या बाद में जब फसल उग जाती है, फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है, फिर पता चलता है कि फसल में तो कुछ ऐसे पीड़क हैं, कीट हैं, कवक हैं, तो बाद में भी इनका छिड़काव किया जा सकता है। तो मिट्टी और बीज के उपचार के लिए इनका उपयोग करते हैं। लेकिन इनके अधिकाधिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में आप इसका उपयोग करते हैं, मिट्टी में छिड़कते हैं, ये शाकनाशी, ये कवकनाशी, ये कीटनाशी, तो फिर इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि ये कई पौधों तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं, कई पेड़ पौधों के लिए या कुछ जानवरों के लिए जहरीले हो सकते हैं। तो यदि आपने इनका छिड़काव कर दिया तो उस पेड़ पौधा भी नष्ट हो सकता है, या कुछ जानवरों ने यदि ऐसे पेड़ पौधे को खा लिया जिस पर आपने छिड़काव किया था तो वो जानवर भी मर सकता है, उसके लिए भी नुकसान है और पर्यावरण प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण तो होगा ही होगा। अब ये पर्यावरण प्रदूषण कैसा होगा? पर्यावरण प्रदूषण ऐसा होगा कि जब आपने रसायन हानिकारक हैं, जहरीले, विषैले छिड़के तो उसका कुछ अंश है वो मिट्टी में रह जाता है। जब मिट्टी पानी के साथ बहकर जाती है तो उस पानी में ये जहरीले रसायन मिल जाते हैं। ऐसे पानी को यदि कोई पशु जानवर पीता है तो उसमें रोग हो सकता है। या यदि आपने कीटनाशियों का, पीड़कनाशियों का छिड़काव किया तो उसका कुछ अंश है वो पेड़ पौधे में चला गया और उससे उसके बीजों में आ गया, और बीजों से जब हम सब्जियां बनाते हैं या कुछ भी काम बीजों से करते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर भी आता है, तो उसके कई नुकसान हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो कवकनाशी, जो शाकनाशी या जो पीड़कनाशी हैं, उनसे पर्यावरण का नुकसान हो सकता है, पौधों को, जानवरों को नुकसान हो सकता है, तो पर्यावरण प्रदूषण भी इससे हो सकता है। आगे, यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवारों को हटाना भी एक विधि है। यांत्रिक विधि से भी आप है ना फसलों से खरपतवार को हटा सकते हो। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवारों को हटाना भी एक विधि है। निरोधक विधियाँ, निरोधक का मतलब किसी चीज़ का उसे कंट्रोल में करना, उसे रोक लगाना, उस पर निरोधक हो जाता है। जैसे समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियाँ तैयार करना, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होती है। ये कुछ विधियां हैं जिसका आप उपयोग करके भी
अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हो, खरपतवार पर कंट्रोल कर सकते हो। क्या करके? एक तो फसल जो बोते हो बिल्कुल समय पर बोनी चाहिए। फसल का समय पर उगना बहुत ज़रूरी है। फसल के लिए जो क्यारियाँ हैं वो बहुत अच्छे ढंग से बनी होनी चाहिए पानी की व्यवस्था के लिए। अंतरा फसलीकरण बहुत अच्छे से होना चाहिए। मैंने आपको बताया अंतरा फसलीकरण, एक पंक्ति के अंदर क्या होगा, बाजरा, दूसरे में मक्का, फिर बाजरा, फिर मक्का, इस प्रकार से अंतरा फसलीकरण। फसल चक्र, फसलों को बदल बदल कर बोना। एक साल जिस मिट्टी के अंदर आपने बाजरा बोया है तो अगले साल उसमें गंवार बोइए, कोई फलीदार पादप बोइए, फिर उसमें ऐसे चेंज करते रहना चाहिए फसलों को। उसे फसल चक्र कहते हैं। फसल को बदल बदल कर बोना ही तो फसल चक्रण कहलाता था। डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ये परिभाषा इसकी। यदि नहीं ध्यान में आ रही है तो दोबारा लिख लीजिए बेटा। फसल को बदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है, क्रॉप साइकिल। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्म काल में हल से जुताई कुछ निरोधक विधियां हैं। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में, हम ऐसे पेड़ पौधे उगाएं, ऐसी फसल उगाएं, उनके बीज इतने अच्छे होने चाहिए जिनमें प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, जिन पर इन कीटों का कोई फर्क ना पड़े, कवकों का फर्क ना पड़े, बैक्टीरिया का कोई फर्क ना पड़े। तो अच्छी प्रतिरोधक किस्म वाली फसलों को उगाएं और ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के टाइम में हल से जुताई कर कुछ निरोधक विधियां हैं। जैसे हमने ज़मीन पर, किसी ज़मीन पर फसल बोई है, उसमें हमने 3 महीने में फसल तैयार कर ली, हमने फसल को काट दिया, अब वो ज़मीन खाली पड़ी है, तो उसके बाद में उस ज़मीन में हम ऐसे ही खाली हल चलाएंगे, उसे जुताई कहते हैं। तो खाली हल चलाएंगे गर्मी की ऋतु में, तो उससे ज़मीन के अंदर जितने प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस या कवक हैं जो जहरीले हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, वो खाली हल चलाने से निकल जाएंगे और वो नष्ट हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। इसलिए आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता अच्छी बनी रहेगी और उस पर खरपतवार भी नहीं उगेंगे। इसलिए खाली हल चलाना बहुत ज़रूरी है फसल को बोने से पहले। जैसे ही फसल काट ली जाती है उसके बाद में ज़मीन पर एक बार खाली हल चला देना चाहिए, जिससे पीड़कों का भी कंट्रोल होगा, फसल भी अच्छी होगी और खरपतवार भी नहीं होंगे। इस विधि में खरपतवार तथा पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाया जाता है। गहराई तक का मतलब है काफ़ी अंदर तक, ज़मीन में 1 फीट तक है ना, वो गहराई 1 फीट की गहराई तक हल ज़मीन के अंदर चला जाना चाहिए, जिससे कि 1 फीट की गहराई में जितने प्रकार के हानिकारक पदार्थ हैं वो नष्ट हो जाएं, या हानिकारक जो कीट हैं वो नष्ट हो जाएं, खरपतवार नष्ट हो जाएं, जिससे अगली फसल आपकी बहुत अच्छी हो और उसमें कम से कम खरपतवार हों। तो ध्यान रखें, गर्मी के मौसम में ये ऐसे काम करना चाहिए, हल चलाना चाहिए, जुताई का जो कार्य है। तो आप समझते भी होंगे कि जुताई है वो ग्रीष्म ऋतु से उसका क्या लेना देना है, पीड़क कैसे कंट्रोल होते हैं। तो एक सवाल भी यहाँ पर बनता है, ग्रीष्म ऋतु में जुताई करने से क्या फर्क पड़ता है ज़मीन पर, पैदावार पर? समझ जाएंगे आप, अच्छे से कर लेंगे। चलिए इससे आगे का पोर्शन देखते हैं बेटा। ये एक सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बट सभी बच्चे इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे इसको। इस सवाल को समझो, फिर आप इसका आंसर दो। कुछ अल्फ़ाबेटिकली ABCD दिया गया है, क्या सही होगा क्या गलत है इसमें, इस पर तर्क देना है, विचार करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में सबसे अधिक लाभ होगा और क्यों? नीचे 3 स्थितियां दी गई हैं, कौन सी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा लाभ होगा, सबसे अधिक लाभ होगा और उस पर क्यों होगा ये भी आपको बताना है। पहली स्थिति ए, किसान उच्च कोटि के बीज का उपयोग करे, सिंचाई ना करे अथवा उर्वरक का उपयोग ना करे। बीज तो बहुत अच्छे हों लेकिन वो सिंचाई ना करे, पानी न डाले और उर्वरक भी न डाले, तो फसल अच्छी होगी या लाभ अच्छा होगा या कम होगा, ये सोचो आप। दूसरा है, किसान सामान्य बीजों का उपयोग करे, सिंचाई भी करे और उर्वरक का उपयोग भी करे, पानी भी डाले, उर्वरक भी डाले, बीज भी ज़्यादा बढ़िया भी नहीं घटिया भी नहीं, सामान्य किस्म के बीज। तीसरा,
किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करे, बीज भी बहुत अच्छे हों, सिंचाई भी करे, उर्वरक का उपयोग भी करे और फसल सुरक्षा की विधियां भी अपनाए। तो इन 3 मेथड में से कौन सी वो चीज़ है ABC में से जिसमें सबसे अधिक लाभ हो? विचार कर लिया आपने, अपने उत्तर को गाइस कर लिया, इसमें से गेस किया आपने ABC में से कौन सा होगा? तो बेशक मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने C को ही किया होगा, C की ओर ही जाना चाहेंगे। C। अब क्यों बताना है ऐसा करने से क्यों होगा? C किया है, बहुत अच्छी बात है, बट C क्यों बेटा? सभी विचार करो। देखो, ए में बीज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिंचाई नहीं करोगे तो बिना पानी की बीज क्या करेंगे बेचारे? फसल होगी क्या अच्छी? उर्वरक भी नहीं डालेगा तो फसल होने का सवाल ही नहीं होगा। दूसरा, किसान बीज तो ठीक ठाक है, लेकिन सिंचाई भी कर रहा है, उर्वरक भी डाल रहा है, इस कंडीशन में कुछ मामला ठीक होगा। बट इसमें सबसे अच्छा, क्योंकि इसमें बीज भी बहुत अच्छे हैं, सिंचाई भी दे रहा है, उर्वरक भी डाल रहा है और फसल की सुरक्षा भी कर रहा है। तो अच्छी फसल के लिए क्या करना चाहिए? फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? 4 चीज़ें करनी चाहिए और चारों चीज़ें C में हैं। पहला, अच्छी किस्म के बीज, ये हो गया 1 पॉइंट। दूसरा, सिंचाई उन्नत टाइप से समय समय पर। तीसरा, उर्वरक का उपयोग। और चौथा, फसल सुरक्षा। ये 4 पॉइंट बन गए यहाँ पर। उर्वरक का उपयोग, सिंचाई भी करें और फसल की सुरक्षा भी करें और बीज बहुत अच्छी किस्म के होंगे, तब फसल का उत्पादन क्या होगा? सबसे अच्छा, यानी लाभ भी किसान को सबसे ज़्यादा होगा। आगे क्रियाकलाप है, उस पर चर्चा करो। किसी पास के बगीचे अथवा खेत में जाएं, बगीचा गार्डन हो या फार्म या फील्ड हो कोई आसपास में, उसमें जाएं और उसमें पाए जाने वाले खरपतवार, पुष्प यानी फूल या फसल की सूची बनाएं। किसी भी आसपास के खेत में जाओ, वहाँ के फूल देखो, खरपतवार देखो और फसल देखो और उसकी सूची बनाओ। एक लिस्ट बना कर लानी है कि इस टाइप के जो फूल हैं उसके इतने पेड़ पौधे हैं, इस टाइप के खरपतवार हैं वो इतने हैं, फसल ऐसी है, उसकी सूची बनाकर लानी है। इन पुष्प या फसलों पर अगर कोई कीट पीड़क लगा हो तो उसकी भी सूची बनाओ। यदि इस फूलों पर या पूरी फसल पर कोई कीट पतंगे, कोई कीड़े मकोड़े, कोई कीट पीड़क आदि हैं तो उनकी भी सूची बनाओ। जैसे कि खेत में गए तो बाजरा था, तो बाजरे के फूल कैसे आ रहे हैं, बाजरे की कितनी अच्छी फसल है, उस पर कौन कौन से कीट पतंगे हैं, मूंग पर कौन से हैं, मोठ पर कौन से हैं। ऐसे करके आपको एक अच्छी लिस्ट और सूची बना कर लानी है ताकि आप अच्छे से समझ सको उसको। चलिए बच्चों, ये होगी सामान्य बात और इसके बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है अनाज का भंडारण। बहुत अच्छा टॉपिक है। खेत में यदि आपने फसल का उत्पादन बहुत अच्छे से कर लिया, तो अब आपने जो अनाज है वो बोरियों में भरकर आप जब उसको घर में रखते हो तो फिर भी किसान को कितनी सावधानियां रखनी पड़ती हैं? बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं। अब उसे चूहे न कुतर दे बोरियों में, कोई दीमक नहीं लग जाए, कोई इल्ली है, घुन है, ऐसे बहुत सारे जो जानवर हैं छोटे मोटे वो नुकसान नहीं पहुंचा दें बीजों को। कितनी किसान के तो बहुत समस्याएं होती हैं। अब उस जो अनाज आप खेत से लेकर आए उसका अच्छे से भंडारण करना बहुत ज़रूरी हो गया। कृषि उत्पाद, कृषि उत्पाद का मतलब खेत में से जो आप अनाज लेकर आए वो, कि भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। भंडारण का मतलब अनाज को एक जगह इकट्ठा करना, उसका भंडार करना, उसे आगे के लिए सुरक्षित रखना। कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक कारक, यानी इसको हानि कौन पहुंचाएंगे, वो जैविक कारक की बात करें, कीट, कृंतक, काटने वाले कुछ जैसे कि चूहे वगैरह, कवक, चींचड़ी, चींचड़ी समझते हो ना, वो जानवरों की लगी रहती है। गाय भैंस के जो थन होते हैं जहाँ से दूध निकलता है उसके आसपास में छोटे छोटे चिपके रहते हैं तथा जीवाणु हैं, तथा इस हानि के अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी, ताप का अभाव आदि है। तो अनाज के भंडारण में या अनाज को नुकसान पहुंचाने में 2 कारक होते हैं बच्चों, एक जैविक कारक और दूसरा अजैविक कारक। जैविक कारक में कौन से? कीट हैं, कृंतक, कवक, चींचड़ी, जीवाणु आदि। अजैविक कारक में यदि बीज की बोरियां भरी हुई हैं अनाज से, उसके पास में पानी है, नमी है, तो भी खराब हो जाएंगे।
तापमान यदि धूप कम मिल रही है तो भी खराब हो जाएंगे, हवा नहीं लग रही है तो भी खराब हो सकते हैं। तो ये अजैविक कारक हैं नमी, ताप और वायु। कीट, कृंतक, कवक और चींचड़ी, जीवाणु आदि जैविक कारक हैं। ये कारक उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। जो अनाज है आपका, उसकी क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, वो घटिया किस्म का बन जाता है, फिर उसे लोग खाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो इनकी वजह से उसमें गंध आने लगेगी, अच्छा नहीं रहेगा। वो वजन कम कर देते हैं, उसका वजन भी घटा दे तो उसको अनाज को खोखला कर देते हैं तथा अंकुरण करने की क्षमता कम कर देते हैं। फिर ऐसे अनाज को यदि आप उगाते हो मिट्टी में तो फिर वो उगेगा भी नहीं ढंग से। उत्पाद को बदरंग कर देते हैं। बदरंग का मतलब उसका जो असली रंग था उसको बदल देते हैं, उसके रंग को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो अनाज का अच्छा भंडारण करने के लिए हमें कौन कौन सी हानियां हो सकती हैं? कुछ जैविक कारक और अजैविक कारक अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको खोखला कर देते हैं, उसका रंग बदल देते हैं, उसके वजन को कम कर देते हैं, उनकी गुणवत्ता क्वालिटी है उसको ख़राब कर देते हैं। तो किसान को तो नुकसान ही हुआ ना। इसलिए अच्छी अनाज का पैदावार होने के बावजूद भी किसान को ये चाहिए कि जो अनाज आप खेत से निकाल कर लाए हैं उसका भंडारण बहुत अच्छे से हो, ताकि उसे खराब नहीं किया जा सके, उसका लंबे समय तक फायदा लिया जाए। ये सब लक्षण बाजार में उत्पाद की कीमत को कम कर देते हैं। तो ऐसे यदि अनाज जिसको खोखला हो गया हो, जिस पर दीमक लग गई हो, है ना, जिसके रंग थोड़ा सा खराब हो गया हो, ऐसे अनाज को जब बाज़ार में बेचेंगे तो क्या उसकी असली कीमत आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी रेट, उसके दाम भाव कम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे घटिया बीजों को फिर कौन खरीदेगा। इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। इसलिए अनाज जो आप खेतों से प्राप्त कर कर लाए हैं उसका अच्छे से भंडारण होना चाहिए, उसका उपचार होना चाहिए और उसका प्रबंधन होना चाहिए, ताकि अनाज वो लंबे समय तक खराब न हो। यदि खाने के लिए भी रखते हैं तो भी खराब ना हो, यदि बेचने के लिए रखते हैं तब भी वो खराब ना हो। निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। निरोधक और नियंत्रण विधियों का भंडारण करने से पहले किया जाता है इनका उपयोग। इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पाद की नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह सुखाना, पहले सूर्य के प्रकाश में और फिर छाया में। तो जो खेतों से अनाज लाए पहले उसको सुखा लेना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। सूर्य के प्रकाश में सुखाओ उसे, फिर छाया में रखो उसे, फिर धूमक फ्यूमिगेशन यानी धुआं दिया जाए उसमें का उपयोग किया जाए, जिससे कि पीड़क मर जाएं जो इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो उसे धुआं भी दे सकते हो, जो खारा धुआं होगा उसकी वजह से उसमें जो पीड़क है वो मर जाएंगे। धूमक का मतलब धुएं से है। सूर्य के प्रकाश में रखो, फिर छाया में रखो, फिर धुआं दो और फिर उसको बोरियों में डालकर अच्छे से रख दो। अच्छा, बोरियों में डालते समय नीम की पत्तियां भी रखी जा सकती हैं। जैसे कि बाजरा खेत से निकाल कर लाए, उसे बोरी में डाल रहे हो तो डालते समय हमें क्या डाल देना चाहिए? उसमें कुछ मात्रा में उसमें नीम की पत्तियां डाल दो। नीम की पत्तियां डालने से उसमें कोई हानिकारक कीट नहीं लगेंगे और वो अनाज लंबे समय तक पड़ा रहेगा, बचा रहेगा। तो बहुत सारी विधियां हैं जिसकी वजह से हम अनाज को क्या कर सकते हैं, अच्छा उसका भंडारण कर सकते हैं। तो बच्चों, इस क्लास में केवल इतना ही। यहाँ पर अपना 8वां पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, तो आज की क्लास का निष्कर्ष निकालो कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। तो आज की क्लास में हमने एक तो अनाज का भंडारण नाम का बहुत अच्छा टॉपिक था। अनाज का भंडारण कैसे करना चाहिए, क्या क्या उपाय क्या हैं इसके, अनाज के भंडारण के उपाय हैं वो आपको बताने हैं, और कौन कौन से इसके नुकसान पहुंचा सकते हैं अनाज के भंडारण को, उसके जैविक कारक और अजैविक कारकों की चर्चा करेंगे। आप दोनों के एग्जाम्पल लिखो। जुताई है वो ग्रीष्म ऋतु में क्यों करनी चाहिए,
इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा 9th की साइंस में चैप्टर नंबर 15 का 8th पार्ट हमारा हो गया, 8वां पार्ट हमने बना लिया। तो लगातार पढ़ते रहिए। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।